दोस्तों, मैं रवि बिश्नोई। इस बार हम मुखातिब हो रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसमें ना तो जज्बा कम है, ना जिसका हौसला कम होता है, जो किसी परिस्थिति से घबराने वाला नहीं है, जिनके भीतर एक अजीब सी जिजीविसा है, जो अपनी आयु के उत्तरार्ध तक पहुंच चुके हैं। और उनसे अगर कोई मेरे जैसा युवा व्यक्ति भी मिले तो अगले 15-20 दिनों के लिए उसमें एनर्जी का एक गजब का संचार हो जाता है। तो ऐसा ही एक शख्सियत जो है इस वक्त मेरे साथ है। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज मैं उनके साथ हूं। आदरणीय मानकचंद जी सुराना साहब। मानकचंद जी सुराना साहब राजस्थान के वित्त मंत्री भी रहे हैं, इसलिए इनकी शख्सियत का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि इन्होंने राजनीति के कितने पायदान चढ़े हैं। सुराना साहब, मैंने जो बातें कही है जी, ये आपको सामने देखकर या ऐसी कोई भावना नहीं है, ये आमतौर पर ऐसी भावनाएं तमाम उन लोगों की है जो एक बार आपके संपर्क में आ गए। क्या लगता है आपको इस उम्र के इस पड़ाव में भी जब लोग आपके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की सोच रखते हैं, तो किसका योगदान मानते हैं आप? इसका योगदान मेरे विचारधारा को है, इसका योगदान मेरी आइडियोलॉजी को है। जो आइडियोलॉजी जनहित, किसान हित, मजदूर हित और साधारण लोगों के हित से जुड़ी हुई है। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। सन 13 से मैं पार्टियों से अलग हूँ। मैं अलग नहीं, पार्टी ने मुझे अलग किया। बीजेपी ने मुझे निष्कासित किया। कोई बात नहीं, 2005 से 18 तक 13 तक बीजेपी को मैंने बीजेपी बनाया। इस जिले में बीजेपी को मैंने बीजेपी बनाया। हर गांव में मेरा दौरा होता और बीजेपी का झंडा खड़ा हो जाता। मेरे कार्यकर्ता बीजेपी में बदल जाते। उनको मैं कहता कि अब तो अपना रास्ता यही है। वहाँ झंडा लग जाता किसी मकान में, किसी झोंपड़े पर, और बीजेपी हो गई। 98 में हम लड़े बीजेपी से, हम हारे। 2000 का उपचुनाव हुआ। लूणकरण से के विधायक की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। बहुत शोकपूर्ण दुखपूर्ण घटना हुई, पर 6 महीने बाद चुनाव तो होना तय था, क्योंकि कार्यकाल 3 साल बचा हुआ था। 98 में चुनाव हुए, 2003 तक कार्यकाल था। मैं लड़ा, जनता ने मुझे 21,000 वोटों से जिताया। मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आता रहा। मैं हारता भी रहा हूँ, जीतता भी रहा हूँ। 5 बार जीता हूँ, 10 बार हारा हूँ। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि मैं 10 बार हारा हूँ। हार तो जीत की पृष्ठभूमि होती है। जीत की पृष्ठभूमि होती है। ये जो मौजूदा दौर चल रहा है सर, आपने इतना लंबा अनुभव, आप 68, 70s की बात कर रहे हैं, तब तक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ। और उस वक्त आप ये बात, मैं 78 में पैदा हुआ। अच्छा। और आप मेरे पैदा होने से पहले की बात कर रहे हैं कि बीकानेर के 5 गांव जो थे वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके थे। रोशनी आ चुकी थी उनमें। और उस वक्त जो है 62-67 में, जबकि मैं सिर्फ, हमारी पार्टी के 2 विधायक थे, मुरलीधर व्यास और मैं। मुरलीधर व्यास शहर से, मैं कॉलेज से जी। और मेरे क्षेत्र के गांव 3 मैंने इलेक्ट्रीफाई कराए और 2 नोखा के कराए जी, क्योंकि मैं नौका भी लड़ चुका था। मैं हारा था। वो गांव आपके प्रिय गांव थे? 2 गांव मेरे प्रिय गांव थे। प्रिय तो शायद 20-30 थे जी, पर चूंकि मैं साधारण विधायक था, तो हमारे चीफ इंजीनियर पृथ्वी सिंह जी के माध्यम से बिना राज को पता चले जी 5 गांव इलेक्ट्रीफाई करा दिए और 10-20 गांव में PHD की योजना लागू करा दी। और लागू होने से पहले, जल प्रदाय योजना लागू होने से पहले गांव वालों को 2 महीने पहले बता दिया कि आपके गांव में 2 महीने बाद बिजली आने वाली, जल प्रदाय योजना आने वाली है। सर, ये एक इतना लंबा सफर हो चला है और हमारे को आज़ाद हुए भी 70-75 वर्ष हो चुके हैं। आज का जो दौर है उसमें ये कहा जा रहा है कि
पीछे के वक्त में तो कुछ नहीं हुआ और जो हो रहा है वो अब हो रहा है। ये सफेद झूठ है कि पीछे के वक्त में कुछ नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के कंधे पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी की समझ हो। मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, पर आप चूंकि मजे हुए राजनेता हैं और सीधे ही आप उस मुद्दे पर आ गए। हालांकि ये बात आपकी सही है कि मेरे इस सवाल के पीछे पृष्ठभूमि तो यही थी। मौजूदा दौर में लोग तुलना करने लगे हैं नरेंद्र मोदी जी की उस प्रधानमंत्री से जिन्हें मौनी बाबा कहकर पुकारा गया है। क्या लगता है सर, आज का ये दौर जो मौनी है, बाबा निश्चित रूप से कम बोलते थे। विद्वान आदमी कम ही बोलेगा। विद्वान आदमी ज्यादा बकवास नहीं करेगा। अभी तो रोज एक नारा प्रधानमंत्री जी देते हैं जी, जो दूसरे दिन बदल जाता है। खैर अभी मैं उस पर नहीं, मैं इनकी नीतियों पर हूँ। मनमोहन सिंह के टाइम में देश की जीडीपी धीरे धीरे बढ़ रही थी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सेकंड नरेंद्र मोदी 02 में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी का दौर तो पहले ही आ गया था, कोरोना से पहले ही। और नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था के ताला लगा था। रिपोर्ट आई गई है कि 23.90% जीडीपी कम हो गई। ये तो अब ये कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में ही ऐसे ही हालात है। विश्व में ऐसे नहीं है। आप ध्यान करें, जब आप विश्व की बात करें तो अमेरिका की बात करिए, आप ब्रिटेन की करिए, यूरोप की करिए, वहाँ जीडीपी 23% नहीं गिरी है, 23.90%। कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 7%। और स्वीडन नॉर्वे में तो जीडीपी बढ़ी रही। स्वीडन तो ऐसा मुल्क है जहाँ कोई इसके पीछे कोरोना ही तो हुआ ना सर। कोरोना का लेना देना नहीं है। स्वीडन ने कोरोना में लॉकडाउन किए ही नहीं। 3-4 यूरोप के देशों ने लॉकडाउन ही नहीं किया और मजे में है। मजे में है। कोरोना क्या आपके लॉकडाउन करने से खत्म हो जाएगा? मैं सवाल पूछता हूँ, नहीं मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछता हूँ, क्या लॉकडाउन करने से कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा? वो तो हमने करके देख लिया ना। करके देख लिया। आपको वेंटिलेटर चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट, आप किसी का बॉडी की जांच कर सको, वो साधन चाहिए। बीमार हो गया तो वेंटिलेटर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल का कमरा चाहिए और उसमें एसी फेसी लगा हुआ होना चाहिए। आजकल तो लोग दुआ कर रहे हैं माना जी कि मैं किसी भी दूसरी बीमारी से मर जाऊं, एक्सीडेंट में मर जाऊं, पर मैं कोरोना से नहीं मरूं, क्योंकि मेरी डेड बॉडी तो मेरे घर वालों को मिल जाए। अब मिल रही है, डेड बॉडी भी मिल रही है, पर वो बहुत ब्लैक फेस था मोदी गवर्नमेंट का कि उन्होंने डेड बॉडी भी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी बेवकूफ़ी की कि उन्होंने डेड बॉडीज को उनके परिवारों को नहीं दिया। उनका तर्क ये है कि कोरोना फैल जाता। ये अभी चलो इस कोरोना काल के दौरान ही ठीक है, जीडीपी डाउन है, तो क्योंकि ये एक ऐसी विषम परिस्थिति है, वैश्विक महामारी है कि इसमें हम सबको हमारे देश की तरक्की की सोचनी चाहिए। कोरोना पर न सोचिए, भारत चीन तनाव पर भी सोचिए, भारत पाकिस्तान तनाव पर सोचिए, चीन नेपाल की भूमि पर कब्जा कर रहा है, इसको सोचिए। चीन अरुणाचल का हिस्सा आज भी पूरा का पूरा क्लेम कर रहा है। वो तो राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा में बताया। राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिए वो शानदार बयान है, बहुत स्पष्ट बयान है कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, भारत 1 इंच जमीन अपनी देगा नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अक्साई चीन को हम लेके रहेंगे। अक्साई चीन का एरिया कितना है? 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये तो माना ना कि अक्साई चीन तो उनके कब्जे में है। गलवान वैली, पैनोंग से फिंगर, 5 फिंगर्स, 4 फिंगर, 8 फिंगर, 5, 10। मोदी जी ने जो उसमें किया वो रियली डिफेंस मिनिस्टर ने किया और मोदी जी ने किया। एक ही बात है, उनका डिफेंस मिनिस्टर है, जो डिफेंस मिनिस्टर करता है वो प्रधानमंत्री करता है।
पहली बार चीन के सामने पांव टिकाए, पहली बार। 62 में भी ये हालत नहीं थी। 62 में तो नेहरू को बदनाम कर रहे कि साहब वो चीन आ गया, चीन कब्जा कर गया। अरे क्या था देश में सन 62 में? क्या तो मिलिट्री थी हमारी, कितने फौजी थे, कितने आर्म्स थे, कितने टैंक थे, उनको कौन देखता है? नेहरू क्या अपनी जेब से निकाल के दे देता? आज नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको हर प्रधानमंत्री अपने ढंग से आगे बढ़ाता गया है और जिसमें सबसे बड़ा रोल पी नरसिंह राव का है सन 91 में इस कांग्रेस द्वारा एक रेगुलेटेड इकोनॉमी या वो क्या कहते हैं उसको ये परमिट राज उसको कांग्रेस के नेता देश के बहुत गौरवमय व्यक्तित्व पी नरसिंह राव ने खत्म किया। आईडी इकोनॉमी को खोला, परमिट और उसको खत्म किया, परमिट राज को खत्म किया और जो कंट्रोल थे इंडस्ट्री लगाने में, परमिशन ले सरकार की, परमिशन ले सरकार की, किस लिए? लगाओ इंडस्ट्री, जिसको लगाना है लगाए। माना जी, अभी जो मौजूदा दौर है इसमें किसानों की आय दुगनी करने की बातें लंबे वक्त से की जा रही है, 2022 भी आ जाएगा। चलो 2022 और ये एग्रीकल्चर बिल जो आए हैं, एग्रीकल्चर बिल जो आया है आदरणीय रवि जी, ये बिल देश की सभी मंडियों को बर्बाद इस मायने में करेगा कि मंडियां आधी रह जाए। किसान को इस दृष्टि से बर्बाद करेगा कि किसान को एग्रीमेंट कॉर्पोरेट कंपनी से करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट कंपनी कभी भी बिना एग्रीमेंट के नहीं चलती है। और सर वो तो ये कहा जा रहा है कि मंडियों के अंदर तो किसान लूटता है, वहाँ पर जो है व्यापारी लूटते हैं, इसलिए वो अपनी फसल को सीधा बेच देगा। व्यापारी रहेंगे, व्यापारी धंधा करने का उनका अधिकार है। 100 में 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये कोई कमाता है, वो उसका जायज़ अधिकार है व्यापारी का। व्यापारी कोई विदेशी थोड़ी है, व्यापारी कोई पाकिस्तानी थोड़ी है। जो बर्बादी किसान की होगी वो आपको बाजार भाव से 10% ऊपर, और जब 10% ऊपर का तो एग्रीमेंट है, फिर उसमें आपके अनाज में, आपकी खेती में, मूंग में, मोठ में, गेहूं में, बाजरी में क्या कमी है, उसका तो केमिकल एनालिस्ट बैठा है, वो कहेगा इसमें इतने % कमी है। आपने खाद पूरी डाली नहीं और ये वजन तो है लेकिन इसमें क्वालिटी नहीं है, इसमें विटामिन उतना नहीं है। ये तो होगा ही फिर एग्रीमेंट के अनुसार। ये एग्रीमेंट होगा तो किसान का कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लड़ेगा, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि एसडीएम के पास 1 महीने में शिकायत कर सकता है, एसडीएम के पास जा सकता है। करते रहो, खाली एसडीएम और कलेक्टर के पास शिकायत करने से कोई समस्याओं का हल होना होता तो देश में आज कोई समस्या बाकी नहीं रहती। ये कलेक्टर बैठे 50 साल से, सन 47 के बाद, पहले भी थे, अभी भी हैं। देश की आज़ादी को 53 और 20 73 साल। कलेक्टर हमेशा था, एसडीएम था, तहसीलदार था और पटवारी था, नायब तहसीलदार था, गिरदावर थे, पटवारी थे, नीचे से ऊपर तक। मैं कड़ी बात नहीं करना चाहता, 15% कर्मचारियों अधिकारियों को छोड़कर 85% तो भ्रष्ट हैं। और क्या नरेंद्र मोदी इस बात से अवगत नहीं है? और नहीं है तो देश का दुर्भाग्य है, नहीं है तो देश का दुर्भाग्य है। आने वाला वक्त कैसा नजर आ रहा है इस कोरोना काल के बाद में, इस मंदी के बाद में? बहुत ठीक नजर आ रहा है। देश में बीजेपी विरोधी ताकतें एक हो रही है। 12 पार्टियां तो अभी इस बिल पर ही खिलाफ है। 13वीं पार्टी आ गई तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो चंद्रशेखर राव। हाँ। चौथी एसएडी के आने की संभावना, श्रोमणी अकाली दल। हाँ। नहीं भी आए
तो आज वो एनडीए के साथ नहीं है। एनडीए से तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देना ये सिमरत कौर आदरणीय सिमरत कौर जी की का बड़प्पन है और एसएडी की समझ को बड़प्पन है। अच्छा, मानकचंद जी, सुराना साहब क्या मैसेज देंगे अपने चाहने वालों को उम्र के इस पड़ाव में, कोरोना काल जैसी इस भयानक बीमारी को देखने के बाद? सुनिए, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे ये जोश देखने के बाद 90 जो आपसे मिलने नहीं आ पाते उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनको कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाइयों को निवेदन कर रहा हूँ, मेरे से बड़े वालों को भी निवेदन कर रहा हूँ। बुढ़ापा विचार में आता है, विचार में बुढ़ापा नहीं है, तो बुढ़ापा कहाँ है? ठीक है, मेरे पाँव में दिक्कत है, मैं ऑपरेशन कराएगा फरवरी मार्च में, मैं वापस चलूंगा, गांव का दौरा करूंगा, जनता को रास्ता अभी भी दिखाना बाकी है। आज मेघवाल को, अनुसूचित जाति को, अजा को क्या मिल गया? क्या मिल गया? जब मंत्रिमंडल में उनकी जगह बनाई जाती है तो बीजेपी के राज में जीतेंद्र खांट, जीतराम जो बांसवाड़ा के थे, उनको मोटर गैरेज का विभाग दिया जाता है, मोटर गैरेज। और भंवरलाल मेघवाल को विभाग दिया गया शिक्षा। ठीक है, शिक्षा तो बड़ा विभाग है। भंवरलाल मेघवाल पहले भी मंत्री रहा है और उसकी हैसियत है, प्रभावशाली है, उसका सिराजगढ़ में, चूरू में प्रभाव है, वो प्रभावशाली है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। ममता भूपेश के पास क्या पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो में अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईबीसी का स्थान नहीं है। मैं किसी जाति का नाम ले लेना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, गहलोत माली ओबीसी में आते हैं, आपके साथ वसुंधरा राजे किस कैटेगरी में है? जनरल, माफ करिए, जनरल में है। और महारानी, मुझे महारानी उनके मित्र लोग, उनके भक्त लोग कहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी अपने मित्रों को, चाहने वालों को, फैंस को मना करना चाहिए कि महारानी नेता है, ये व्यवस्था नहीं। मैं ये महारानी नहीं हूँ, मैं कॉमनर हूँ और कॉमनर के नाते ही चीफ मिनिस्टर हूँ। मैंने आज तक नहीं सुना कि वसुंधरा जी ने ऐसा कहा। क्या ये उनकी मर्जी है, हो सकता है उनको अच्छा लगे कि महारानी कहना अच्छा लगे, मुझे उसमें कोई विवाद नहीं है। आपने भी अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि मानकचंद सुराना जो है वो एक विचारधारा की वजह से है। विचारधारा मेरी सुनिए, आपकी विचारधारा में बदलाव? मेरी विचारधारा में बदलाव भी है। मैं ऐसा ठस आदमी नहीं हूँ, मेरी बुद्धि इतनी ठस नहीं हुई है कि मैंने कोई झट पकड़ ली तो उसको पकड़े ही रखूंगा। मैंने शुरू से कांग्रेस का विरोध किया है, 56 से लगाकर 76 तक मैं समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो भी विभिन्न रूप से समाजवादी पार्टियों को उसमें रहा हूँ। 77 में हम अपने आप जनता पार्टी हो गए, 89 में अपने आप जनता दल हो गए। हम तो वहीं खड़े थे, हमारा लेवल बदल गया, हमारा क्या दोष है? हमने क्या विचार बदला? देश ने विचार बदला। जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया इमरजेंसी के खिलाफ, हम साथ थे और इमरजेंसी खत्म हुई। इमरजेंसी के बाद राज पलटा, तो ठीक है, राज नहीं टिका, 2 साल, 1.5 साल, 2.25 साल में ही बिखर गया। मुरार जी ने इस्तीफा दे दिया, चरण सिंह बन गए, पार्लियामेंट फेस नहीं की और चले गए। फिर चंद्रशेखर जी आ गए 89 90 में, वो 4 महीने का राज रहा। फिर ये देश का सौभाग्य था कि नरसिंह राव हो गए। उन्हें तो सोने राजीव गांधी की
दर्दनाक और शोकपूर्ण मृत्यु हो गई थी। वो चेन्नई की किसी मीटिंग में हाँ। उनको गोली से, बम जो से उड़ा दिया। महिला थी उसने गोली बम बांध रखा था और उनकी चिपट गई, वो बम फूट गया। शोकपूर्ण था, बहुत दुखपूर्ण था। देश रोया, खूब रोया, पर ठीक है, ईश्वर के आगे, घटना दुर्घटना के आगे जोड़ नहीं है। नरसिंह राव आ गए, उसके बाद नरसिंह राव के बाद आई.डी. गुजराल आ गए, आई के गुजराल आ गए, उसके पहले देवेगौड़ा आ गए। क्या इनका फेज भी 3 साल में खत्म हो गया। और 98 में 93 दिन की सरकार बड़ी, वो चर्चा के लिए नहीं। 98 में राज बना बीजेपी का, एनडीए का, एक वोट से हार गए अविश्वास प्रस्ताव में। 99 में देश की जनता ने पुनः मोहर लगाई कि नहीं, अटल बिहारी रहेगा, और 90 से 2004 तक रहेगा। उनके जाने में उनकी गलती नहीं है, उनके जाने में गलती है, ब्लंडर है, तो उस बंबई के नेता की है। वो क्या था, प से नाम था ना, प्रमोद महाजन। उन्होंने कहा शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, आप साल भर पहले चुनाव करो, इंडिया साइन कर रहा है। उसको समझ नहीं थी कि साइनिंग कैसे होता है। खैर वो बड़ा आदमी था, उसने रक्षा था, नेटुआई थी, और मात खा गया यहाँ। 1 साल पहले चुनाव करा दिया। 2004 में यूपी आ गया, मनमोहन सिंह आ गए। ये भी देश का सौभाग्य था कि अटल बिहारी के बाद मनमोहन आए, और मनमोहन सिंह की ऊंचाइयों को, जिन्होंने उसके अर्थशास्त्र के 6 वॉल्यूम भारत के विकास के नहीं पढ़े, वो कुछ भी कहते हैं, मोनी बाबा, चुप्पी बाबा, उनकी ऊंचाइयों को देश में आज कोई अर्थशास्त्री नहीं पहुंचता। नरेंद्र मोदी तो, अरुण जेटली भी अर्थशास्त्री नहीं थे, वकील थे, बड़े वकील, और रिपोर्ट है कि फाइलों पर कभी नोट करते ही नहीं थे, कुछ दस्तखत करते थे। खोजे निर्मला सीतारमण का ऑल्टरनेटिव, विकल्प खोजा जा रहा, विकल्प तो कोई उनको मिलेगा ही, विकल्प भी कोई अर्थशास्त्री नहीं होगा। ठीक है, कोई निर्मला सीतारमण से थोड़ा ज्यादा चमकदार आदमी कोई आ जाएगा। नरेंद्र मोदी की के राज में अभी जीडीपी के बढ़ने का इस वित्तीय वर्ष में, चाहे 9% कम हो, चाहे 10% कम हो, चाहे 6% कम हो, माइनस में रहेंगे हम, प्लस में प्लस आधा % भी नहीं रहेंगे, और देश का भविष्य उज्ज्वल है। नरेंद्र मोदी के राज में भी कुछ सकारात्मक काम हुए हैं जी, अनेक काम हुए, 10, 20, 25 बहुत शानदार काम हुए, पर वो शानदार काम तो रुपया बांटने का ही रहा है, रुपया कमाने का काम वैसा कोई शानदार हुआ नहीं। आज 7 लाख करोड़ की पब्लिक सेक्टर की संपत्तियां हैं, 7 लाख करोड़, और कैपिटलिस्टों के पास की संपत्ति तो बढ़ रही है, उनकी कंपनियों में प्रॉफिट है और पब्लिक सेक्टर में घाटा है। बेचे जा रहे हैं ना उपक्रम, बेचे, बड़े पैमाने पर बेचे, जिसमें घाटा है उसको बेचना ही चाहिए, और देश का आदमी लेगा, देश का आदमी चलाएगा, मुनाफा करेगा, क्या दिक्कत है। एक ये भी कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय कभी घाटे में नहीं रहा, बस उसका बजट इस बार खत्म करके घाटा दिखा के और अब उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन तो कुएं में धान पड़ी हुई है। नरसिंह राव के कदमों पर अटल बिहारी चले, अटल बिहारी के कदमों पर नरेंद्र मोदी चल रहा है। क्यों कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, इनका एजेंडा ये है, रिलायंस के पास, रिलायंस का नंबर आज दुनिया के पूंजीपतियों में, मल्टीनेशनल्स में टॉप 10 में चौथा 5वां है। ये चौथा 5वां अब हुआ है इनके राज में। अडानी तो कुछ था ही नहीं जी, अडानी कहां से कहां पहुंच गया।
रिलायंस या के चक्कर में आ रहा है। हम्म। सारे हवाई अड्डे तो इन्हीं के हो गए, आप आँख खोल के देखिए। अगर जनता को सुविधा मिले तो क्या जनता को सुविधा मिले तो क्या फर्क पड़ता है? प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। अगर जनता को सुविधाएं मिल रही है, उनको जो और सुविधा चीजें। मिल रही है 10 को मिले तो क्या आपत्ति है? एक को क्यों? एक में जितनी एफिशिएंसी है उतनी दूसरों में। हम्म। तो आप क्यों एक को दे रहे हैं? क्योंकि आपका लिंक है, आपका लिंक है और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ देते हैं। अच्छा, ये किसानों वाले अध्यादेश का, बिल्स का क्या समाधान, उचित समाधान हो अरे सकता है? अमरिंदर सिंह जी ने कह दिया है ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जाएंगे वो, उनका मजबूत फुटिंग है। पंजाब हरियाणा देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, कृषि अर्थव्यवस्था है। कृषि अर्थव्यवस्था की जी। 80,000 करोड़ रुपया सरकार को, भारत सरकार को, कोई भी हो, पहले 60,000 करोड़, फिर 70,000 करोड़, वर्तमान में 80,000 करोड़ एमएसपी से उनको मिल रहा है। तो जो एमएसपी से मिल रहा है, भारत सरकार का आड़तिया, हर दुकानदार आड़तिया है वहाँ पंजाब में, हरियाणा में। बिल्कुल। तो मैं मेरे खेत से लाया और बोरिया पटकी और चौथे दिन पेमेंट है। आपके साथ इस बातचीत में पक्ष विपक्ष की अनेक बातें हुई, पर इसका लबोलबाब साहब यही निकल कर आया कि आप आने वाले वक्त को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। जी बिल्कुल। और आपने भले ही मौजूदा दौर की इस विषम परिस्थितियों की आलोचना की हो, सरकार की आलोचना की हो, कुछ मुद्दों से असहमति जताई हो, परंतु आपने ये हमेशा कहा है, इस इंटरव्यू में 3-4 बार बोल दिया कि आने वाला वक्त अच्छा है। अच्छा, और ये अच्छा जो वक्त ये बोला जा रहा है आपके द्वारा, ये लोगों की जिजीविषा है। जिजीविषा भी है, और जो कार्य है ना प्रगति का, हाँ, वो रुक नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता। ये देश चलता रहे, किसी से नहीं रुकेगा। भारत तो भारत है, भारत महान है, इसकी कल्चर महान है, इसकी सिविलाइजेशन महान है। एक मोदी जाएगा, दूसरा मोदी आएगा। एक अटल बिहारी गए, दूसरे आ गए। कहाँ कमी है देश में? इंटेलिजेंट, अकल की, बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, बुद्धिमत्ता की कहाँ कमी है? हमें ठीक है, कुछ लोग जो कम ज्ञानी हैं, कम जो भावनाओं में बहते हैं, वो मोदी 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 2019 में किया, और ऐसे लोग जीत गए जो शायद जीत ही नहीं सकते थे अपने जीवन में। पर मोदी, वोट मोदी को पड़ रहा था, न कि उम्मीदवार को पड़ रहा था पार्लियामेंट में। जीते, बहुत अच्छी बात है। 14 से ज्यादा सीटें जीते, चुनना हमें, बहुत अच्छी बात। चुनना हमें एमपी था और हमने चुना पीएम है, चुनना हमें एमपी को था, हाँ, और हमने चुना पीएम। पीएम को चुना, और पीएम की शक्ल देख के एमपी को वोट दे दिया। शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजनीति की वो पुरोधा जिनसे मैं बातचीत की शुरुआत में आपको कहा था कि जिनसे मिलने के बाद में कोई भी व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, और ज़्यादा जिजीविषा से भरा हो सकता है, सकारात्मक सोचेगा और उसके दिल में, मन में अच्छे ख्याल आएंगे। ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाने का क्रम आगे भी जारी रहेगा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो, मानक जी की ये बातें पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।